नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है कहानी केंद्र में। मेरा नाम है मलय भट्टाचार्य। आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ लेखिका ममता कालिया द्वारा लिखी कहानी लड़के। साथियों, अगर आपको इस चैनल की कहानियाँ अच्छी लग रही हैं तो इस चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें। इससे हमारा भी उत्साहवर्धन होता है। हालात इससे बदतर नहीं हो सकते थे, या शायद हो भी सकते थे। सबसे बड़ा संतोष ये था कि लोग अभी जिंदा थे। लोगों में बेहिसाब जिजीविषा थी। पेट पूरा भरा हो तब तो जिंदा थे ही, पेट पूरा न भरा होने पर भी जिंदा थे। साल दर साल सूखे से, बाढ़ से, बीमारियों से, भूकंप से लड़ते और जिंदा रह आते। दिन प्रतिदिन वे महंगाई, मिलावट और मक्कारी से भिड़ते और जिंदा रह आते। कभी कभी लोगों को गुस्सा आता, गालियां देने लगते, कभी सरकार को, कभी अखबार को और आखिर में अपने भाग्य को। लीडर सुनते और लाड़ से हंस देते। उन्हें पता था कि ऐसी गुर्र गुर्र तो लगी ही रहती है। 5 साल में एक दिन जाएंगे और सारे शिकवे शिकायत दूर कर देंगे। उनके होते देश में आज़ादी ही आज़ादी थी। बल्कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को तो आज़ादी दिखाई भी दे जाती थी, झंडियों की शक्ल में। फिर हगने, मूतने, थूकने के अलावा खांसने, खंखारने और कराहने की भी खुली छूट थी। हवा पर कोई प्रतिबंध नहीं था। सांस चाहे आप तीव्र गति से लें या चाहे मंद, कोई ऐतराज नहीं करता था। इस पर टैक्स भी माफ था। बदलते मौसम पर कोई आयोग नहीं बैठाया गया था। उनके पासपोर्ट उनके पास थे। वे धड़ल्ले से आते जाते रहते। सूरज, चांद, सितारे, नदी, पेड़, पर्वत सब मटर गश्ती पर उतारू थे। धरती पर स्वर्ग लाने में और कोई कसर नहीं थी। कॉलेज के अहाते से अभी अभी लड़कों का एक झुंड निकला। किस्म किस्म के लड़के, फीके, मीठे, नमकीन, दुष्ट, रुष्ट और हिष्ट पुष्ट। हल्की ठंड की शुरुआत के बावजूद स्वेटर केवल 2 ने पहन रखे थे, बाकी जीन्स और बेल बॉटम में थे। एक लड़के ने बेल बॉटम के साथ पारदर्शी स्कीवी पहन रखी थी, बस। लड़के प्रसन्न नहीं लग रहे थे, लड़के अप्रसन्न नहीं लग रहे थे। लड़के उत्तेजित थे। वे जरूरी बातचीत करने कंपनी बाग जा रहे थे। कंपनी बाग शहर का सबसे बड़ा बाग था। कॉलेज के ठीक सामने सुबह अक्सर मोटे थुलथुल लोगों को इसकी 4 दीवारी के आसपास चहलकदमी करते या भागते देखा जा सकता था। वे हांफते, भागते, थमकर फिर भागने लगते, जब तक कि डॉक्टर की ताकीद का अमल नहीं हो जाता। दोपहर में कंपनी बाग लड़कों से भर जाता। इनमें अधिकतर कॉलेज या यूनिवर्सिटी से पीरियड गोल करने के आदि छात्र होते या संगीन कार्रवाई करने को उद्धत प्रेमी जोड़े। कहते हैं शाम को इस पार्क में केवल चोर, गुंडे और जेब कतरे घुमा करते थे, जैसे पारी बंधी हुई हो, कोई किसी का रास्ता नहीं काटता। जिस लड़के की कमीज पर सेलर लिखा था बोला, यार कुछ भी कहो, इस साल पढ़ाई में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, साला सब बोर। चश्मे वाले लड़के ने कहा, इस साल लड़कियां भी तो काफी वाहियात आई हैं, एक से एक चश्मुद्दीन। 2-4 लड़के उसकी ओर कौतुक से हंसे। बाय गॉड, हम चश्मा लगाते हैं लेकिन देखना कतई गवारा नहीं करते। उसने बिना झेपे कहा, कुछ बताओ यार, कैसे कटेगी। एक ने लंबी सांस छोड़ी। एक और लड़का, जिसकी आंखें चकमक पत्थर की तरह चमक रही थी, बोला, बड़े हनुमान जी पर झांझ खड़ताल बजा कर ही कटेगी, और कैसे कटेगी। खड़ताल हड़ताल से क्या होता है जी। जिस लड़के की कमीज पर सेलर लिखा था बोला, वो मारा, हाँ हड़ताल से कुछ होगा। 2 लड़के एक साथ बोले, बाय गॉड, हड्डियां जाम हो गई हैं क्लास में बैठे बैठे। सबको ये दैवी संदेश लगा। लेकिन हड़ताल का मकसद क्या हो, वे सोचने लगे। क्या वे ये कहें कि उनका हिंदी प्रोफेसर रोज समय से आ जाता है, इस पर उन्हें एतराज है, या ये कि क्लास में बाईं तरफ 10 बजे धूप आ जाती है इसलिए, या वे कहें कि मैदान में उगे पेड़ वॉलीबॉल में अड़चन डालते हैं, या कॉलेज में नल 12 बजे बंद हो जाता है। देखा जाए तो इनमें से एक भी बात को लेकर वे व्यग्र नहीं थे, लेकिन वे कुछ कर गुजरना चाहते थे। उन्हें कोई कार्यक्रम नहीं मिल रहा था, न घर में न बाहर। वे अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करना चाहते थे। हलचल के नाम पर उनके पास था ही क्या, अखबार की दी हुई खबरें, सरकार की दी हुई बेरोजगारी और परिवार की दी हुई परेशानियां। वे इन तीनों से बिदकते थे। इस उम्र में वे तगड़े बकरों सा उछलना चाहते थे। बहरहाल हड़ताल तो करनी ही थी। शहर में एक सेवा समिति थी, उसके मंत्री काफी धाकड़ थे। हड़ताल कराने, हड़ताल स्थगित कराने, हड़ताल समाप्त कराने जैसे कार्यों में उनका सहयोग था।
उनसे पूछा जाए। उनसे पूछा गया, उन्होंने बता दिया। धड़ाधड़ पर्चे छपवा दिए गए, बैनर बन गए, माइक वाले को माइक के लिए ऑर्डर दे दिया गया। हड़ताल का मुद्दा था प्राध्यापकों के चयन में छात्रों का प्रतिनिधित्व। समिति के मंत्री ने यह सुझाव दिया कि हड़ताल और क्रमिक भूख हड़ताल समानांतर रखी जाए, इससे तुरंत असर पड़ेगा। लेकिन छात्रों को यह नहीं जंचा। जब रोज ही भूखे रहते हैं तो भूख हड़ताल में क्या तुक। यूं उन्हें हड़ताल का मुद्दा भी खास पसंद नहीं आया था। वे जानते थे जो भी आएगा एक सा पढ़ाएगा, जड़ बेहुदा और बेमतलब। उस पढ़ाई का इससे कोई ताल्लुक नहीं होगा कि अर्जुन सिंह का बाप 9 अगस्त को रिटायर हो रहा है, कि सुनील वर्मा की 2 बहनें लगातार जवान हो रही हैं, कि अनूप कौशिक का बड़ा भाई अब तक 382 रुपए 70 पैसे महज नौकरियों के लिए आवेदन पत्र भेजने में तबाह कर चुका है। उस पढ़ाई का इससे कोई भी ताल्लुक नहीं होगा कि गेहूं दिनों दिन महंगा होता जा रहा है। बाजार से कभी कोयला गायब हो जाता है, कभी मिट्टी का तेल। शहर की सभी मुख्य सड़कें टूटी पड़ी हैं और चौराहों पर सरेआम जेब कट जाती है। लेकिन जब तक कुछ और करने को ना हो तब तक हड़ताल तो करनी ही थी। अपने हक का कोई इस्तेमाल। पढ़कर निकलने की जल्दी भी किसे थी। जो निकले थे वे भी रो रहे थे, जो नहीं निकले वे भी। फिलहाल पढ़ाई एक तगड़ा बहाना था। अम्मा सुबह उठकर नाश्ता तैयार कर देती थी, पिताजी से किताब कॉपी के नाम पर नामा भी मिल जाता था। पढ़ चुके तो ये उम्मीद भी गोल। घर भर के लिए ये एक फक्र का विषय था कि लड़का कॉलेज जाता है। इस बात के आगे बाकी सारे सवाल स्थगित हो जाते थे। तय हुआ कि बाकायदा गंगा स्नान के बाद नारियल तोड़कर हड़ताल का श्री गणेश किया जाए। फूल मालाएं गले में डाल एक गुट कुलपति का घेराव करे और दूसरा कक्षाओं का बहिष्कार। शहर के हर कार्यकलाप में गंगा स्नान का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान था। अगर शहर में नदी ना होती तो शहर के लोग अपना दिन कैसे शुरू करते, कहना मुश्किल था। लोगों का कहना था कि जिसने जो चाहा गंगा माई ने बख्शा था, इसलिए सुबह अंगोछा डाले शहर नदी की ओर दौड़ पड़ता। इस कार्यक्रम में वे लोग तो थे ही जो पिछले 28 साल से निरंतर नहाते चले आ रहे थे। वे भी थे जो शौकिया नहाऊ थे। वे वृद्धाएं भी थीं, खांसी जुकाम निमोनिया से परे, हर साल जिनसे मृत्यु कुछ इस कदर खिसक जाती जैसे गंगा का किनारा। यहां तक कि शहर के कई मशहूर कालाबाजारिये, मोटी तोंद वाले हलवाई, वेश्यागामी पंडे और चंद जेब कतरे भी अपना दिन गंगा स्नान से ही शुरू करते थे। लड़के यूं तो नहाने के खास शौकीन नहीं थे। कईयों को देखकर लगता था कि इस दैनिक कर्म में उनकी कोई आस्था नहीं है, लेकिन वे भी गंगा की महिमा बचपन से सुनते चले आ रहे थे। फिर हड़ताल तो कायदे से ही होनी चाहिए। लिहाजा 19 लड़कों की टोली बन गई। जब वे घंटा घर से बांध के लिए रवाना हुए, मन काफी मस्त हो आया। पिछले दिन का आक्रोश सुबह की ठंडी हवा में ठंडा हो गया। 3 लड़के आने से रह गए। उनका इंतजार करना उचित नहीं समझा गया। 2-4 रिक्शा वालों से पूछा, 6-6 सवारी बांध का क्या लोगे? रिक्शा वाले के मना करने पर टायरों की हवा निकालने का कार्य संपन्न किया गया। फिर उन्होंने 2 इक्कों में अपने आप को लादा और इक्के वाले से लगाम और चाबुक लिया और उन्हें संभाल कर चलते बने। रास्ते में दोनों इक्कों में होड़ लगी। एक का पहिया गड्ढे में उतरते उतरते बचा और आखिर में वे सकुशल बांध पहुंच गए। बांध पर काफी भीड़ थी। आज कार्तिक पूर्णिमा थी। लंबा चौड़ा घाट था। अपार भीड़ स्नान कर रही थी, तिलक लगा रही थी, कपड़े बदल रही थी। ढेर के ढेर स्कूटर खड़े थे और साइकिलें। वहीं एक तरफ खड़ी थी कई जीपें। लड़कों ने गिना 7 पर भारत सरकार की तख्ती लगी थी, 3 पर प्रादेशिक सरकार की। जाहिर है भारत सरकार नहाने आई थी। लड़कों ने देखा भारत सरकार मूली खरीद रही थी, भारत सरकार जलेबी खा रही थी, भारत सरकार पुण्य कमा रही थी। एक जीप मत्स्य विभाग की थी, एक स्वास्थ्य विभाग की। करदाता के खून पसीने का पेट्रोल पेट में डाले ये जीपें दौड़ती रहती थी, साहब के लिए तरबूज लाने, साहब के बच्चे स्कूल पहुंचाने, साहब की मेम को सिनेमा दिखाने, साहब के रिश्तेदार स्टेशन पहुंचाने। लड़कों ने जीपें और जीपों के जमुहाई लेते ड्राइवर देखे। ड्राइवर के चेहरों पर बेगार का संतोष था। एक जीप माप तौल निरीक्षण विभाग की थी। इसके एक कर्मचारी सुनील वर्मा के घर के पास रहते थे। उनके घर में ऐसे कई बाटों का ढेर था जिन पर 1 किलो लिखा था, पर वे 800 ग्राम के थे। ये उन्होंने शहर के सब्जी वालों, फल वालों, मिठाई वालों से पकड़े थे। कुछ महीने ये बाट घर में पड़े रहते, फिर एक दिन चुपचाप उन्हीं के विभाग का एक आदमी ले जाकर इन्हें बेच आता। अनूप, सुनील, अर्जुन, श्यामल और ताहिर काफी देर किनारे पर खड़े तमाशा देखते रहे। वीरेंद्र एक तरफ खड़ा तिरछी आंख से कपड़े बदलती एक औरत को देख रहा था। अर्जुन सिंह का ध्यान पंडों पर था। साला आगे बढ़ने ही नहीं देता। अर्जुन सिंह ने अनूप को दिखाया।
देख लेना, शाम तक ये 100 रुपए कमा लेगा। हमसे तो यही अच्छा है। हो सकता है 2 जमात भी ना पढ़ा हो, पर अच्छे अच्छे पढ़े लिखों का शिकार कर रहा है। सबके सब शिकारी हैं यहाँ। कोई तराजू से शिकार करता है, कोई चंदन से, कोई मीटर से, कोई लीटर से। ताहिर बोला, सबसे बड़े शिकारी तो ये हैं। सुनील ने कड़वाहट से कहा, जीपों में लद लद कर आने वाले अफसरान, इन्हीं को भ्रष्टाचार की जांच पड़ताल का जिम्मा सौंपा जाता है। श्यामल मन ही मन डर रहा था। उसके पिता शिक्षा विभाग में काम करते थे। सुबह उसके कान में भनक पड़ी थी कि घर में सबका नहाने का कार्यक्रम है, जीप आने वाली थी। वो मना रहा था कि जीप ना आई हो। अर्जुन सिंह ने कहा, आए अस्सा चले हैं हड़ताल करने। हड़ताल करनी हो तो इनके खिलाफ करो, इनसे कहो कुर्सियां खाली करें, हम आ रहे हैं। अनूप बोला, यार मुझे भी हड़ताल के नाम पर आलस आ रहा है। साला सारा दिन गला फाड़कर चिल्लाओ और घर जाकर डांट सुनो। दरअसल मुद्दा कुछ ठीक नहीं है। नहीं जी, एक बार सोचकर पीछे हटना गलत है, ताहिर ने कहा। श्यामल पहले ही ढुलमुल हो गया था। बोला, मुझे तो स्टेशन पहुंचना है, बुआ जी आ रही हैं। हजामत बहुत बढ़ गई है, बुलाकी के हो आए। तभी एक जीप दन्न से आकर उनके पास रुकी। जीप सिंचाई विभाग की थी। उनमें से कई लोग तौलिए लेकर उतरे। ताहिर के मुंह से बेसाख्ता ठहाका निकल गया। आइए आइए, बस आपकी ही कमी थी। हम सोच ही रहे थे सिंचाई विभाग इस साल नहाने नहीं आया। सारे लड़के ठठाकर हंस पड़े। आने वाले अचकचा गए। उनके चेहरों पर खिसियाट थी। उन्होंने ध्यान से लड़कों को देखा, क्या पता कौन गुप्तचर विभाग का हो। इंजीनियर थोड़ा हटकर अपने बाबू को धमकाने लगा, ऊपर शिकायत पहुंच गई तो सारा नहाना धरा रह जाएगा। मुझे ले डूबने की साजिश करते हैं आप लोग, मैं आप सबकी सीआर बिगाड़ दूंगा। इंजीनियर खुद बेहद बौखलाया, खिसियाया हुआ था। फिर वे लोग बिना नहाए लदर पदर जीप में घुसे और वापस चले गए। लड़कों का दिन सार्थक हो गया। वे हंसे और हंसते चले गए। मस्ती में वे एक जीप में घुस गए। ड्राइवर शायद इंतजार से तंग आकर खुद नहाने चला गया था। जीप खुली हुई थी। अर्जुन सिंह को हर तरह की गाड़ी चलाने का तजुर्बा था। लड़के जीप ले उड़े। कुछ दूर उबड़ खाबड़ जमीन पर चलकर जीप रुक गई। अर्जुन सिंह ने फिर स्टार्ट की। तभी लड़कों ने देखा, जांघिया पहने नंग धड़ंग अफसरों की एक छोटी सी टुकड़ी उनके पीछे दौड़ रही है। ये शायद इस जीप के हाकिम थे। लेकिन अब जीप गति पकड़ चुकी थी। लड़कों का जोश बुलंद था। वे तालियां बजाते गा रहे थे, लड़के शहर से बाहर निकल गए। मूंगफली खरीद ली गई। रास्ते में पकोड़े भी खाए। अगले दिन मुंह अंधेरे जॉनसनगंज के चौराहे पर एक जीप दुरुस्त हालत में बरामद हुई। जीप खाद्य नियमन अनुभाग की थी। तो साथियों, ये कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।